So all the student of BSc Part Second of the Faculty of Science are welcome in the video lecture of the physical chemistry. भौतिक रसायन की श्रृंखला में पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में विद्युत अपघटन के संबंध में पढ़ा था। वैद्युत अपघटन पढ़ने के पश्चात में हम लोगों ने वैद्युत अपघटन के नियम दिए गए थे उनके बारे में समझा था। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? 1834 में दिए गए थे, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे और दो तरह के नियम दिए थे ये बताया गया था। उसमें से फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम में से प्रथम नियम का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, उससे रूबरू हुए थे और उसका गणितीय रूप भी देखा था। आज हम लेते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। सो फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज, कैसे इस नियम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। कितनी इंपॉर्टेंट बात की ध्यान रखो। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, इस पे जोर दे रहा हूं मैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। When same quantity of electricity is passed through different electrolytes, then the amount of products obtained are proportional to their chemical equivalents or equivalent weights. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि same quantity of electricity is passed through different electrolytes, then the amount of products obtained are proportional to their chemical equivalents or equivalent weight. तो जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान मात्रा की विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो केमिकल इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट वेट के अनुक्रमानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार अथवा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती हैं, है ना। मतलब पहले तो हमने फैराडे जी ने ये बताया था कि भाई किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा, उसके बारे में बताया। फिर ये कहा कि एक विद्युत अपघट्य नहीं, दो या दो से ज़्यादा भी हों तो फिर क्या होगा, तो उसमें भी ये बताया नियम। तो दोनों तरह की बात हमारे सामने आ गई। पहले ये कहा था प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होती हैं वो मात्रा जो निक्षेपित होती है। अब ये कह रहे हैं निक्षेपित मात्रा है उनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। तो दोनों तरह की बातें हमसे समझाई। जब एक विलयन विद्युत अपघट्य का हो तो और क्रमबद्ध रूप से 3, 4, 5 या 2 हो और उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके लिए भी इन्होंने निक्षेपित पदार्थ की स्थिति क्या होगी वो बता दी। ये सेकंड लॉ कहलाता है फैराडे का वैद्युत अपघटन के संबंध में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हैं तो वो उनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। तो मैथमेटिकली दिस सेकंड लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, किस प्रकार से गणितीय रूप से इस द्वितीय नियम को हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस इट एज एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, कैपिटल ई की बात कर रहे हैं। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ये लो, ये वाली इक्वेशन आ गई। एम क्या है हमने पहले ही पढ़ लिया था, इट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिकम्पोज्ड और डिपॉजिटेड
बाय द पैसेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की कुछ मात्रा प्रवाहित करने पर निक्षेपित होने या डिकम्पोज या डिपॉजिट होने वाली पदार्थ की मात्रा है उसको एम कहते हैं, स्मॉल एम, जो कि ग्राम्स में होती हैं। और कैपिटल ई हैं वो दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ का ये तुल्यांकी भार है कैपिटल ई। तो ये इक्वेशन जो हैं इट कैन बी पुट एज, कैसे लिखी जा सकती हैं, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ई, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ई। ये देखिए भाई प्रोपोर्शनलिटी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, यहाँ पे इस समीकरण में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको हटा दिया ये वाला, जब इसको हटा दिया तो कांस्टेंट साइन आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू ई। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाएगा कि भाई ये जो ई है इसको इज इक्वल टू साइन के इस साइड में ले जाते हैं, तो m अपॉन ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब समीकरण ये आ गई m अपॉन ई इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस समीकरण के अनुसार चलना पड़ेगा। When same quantity of electricity is passed through different electrolytes, जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए, ये तो एक उसके लिए आया है, जब वैद्युत अपघट्य अगर एक हो तो उसके लिए ये बात कही है इसने, लेकिन जब समान विद्युत धारा की मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाएगी तो समीकरण कैन बी, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी पुट एज, कैसे लिखी जा सकती हैं, m1 अपॉन E1 इज इक्वल टू m2 अपॉन E2 इज इक्वल टू m3 अपॉन E3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये समीकरण देखो इस प्रकार से लिखी जाएगी, ये वाली इक्वेशन। भाई जब m अपॉन E इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए होगा m1 अपॉन E1 इक्वल टू m2 अपॉन E2 इक्वल टू m3 अपॉन E3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्थिरांक है तो ये भी स्थिरांक हो जाएगी, जहाँ पर m1 m2 m3 रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वेरियस आयंस लिबरेटेड और कंज्यूम्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। m1 m2 m3 क्या है कि विभिन्न इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, और कैपिटल E1 E2 E3 ये रेस्पेक्टिव या क्रमशः उनके तुल्यांकी भार हैं। तो इस प्रकार से जब एक विद्युत अपघट्य विलयन के स्थान पर दो या अधिक वैद्युत अपघट्यों का विलयन हो और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का किस प्रकार से हम व्यक्तिकरण किए सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो फैराडे के द्वितीय नियम के द्वारा गवर्न किया जा सकता है, बताया जा सकता है, जो कि हमने आज इस वीडियो श्रृंखला में किया। धन्यवाद।